वेलकम ऑल इन आईसीटी कोहरी चैनल। आप सभी का स्वागत है आईसीटी कोहरी चैनल में। मैं कृपेश नायक आप सबको आईसीटी कोहरियो में आज स्टैंडर्ड 11 गुजरात बोर्ड इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में चैप्टर 6 मार्केट से आगे हम ले जाएंगे। सबसे पहले जो सब्सक्राइबर ने ये चैनल सब्सक्राइब किया उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं की और वो करना चाहते हैं तो आईसीटी कोहरियो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करके जो भी अपडेट है वो आप घर बैठे नोटिफिकेशन से एंजॉय करें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11 इकोनॉमिक्स मार्केट रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो यू कैन कॉल मी ऑन 9662532419 इन फ्रंट ऑफ यू दैट ऑन योर स्क्रीन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ चैप्टर 6 विथ these beautiful quotes. સુવિચાર જિંદગી તમને ઘણું બધું આપવા માટે તૈયાર છે, બસ એને પામવા માટે તમારે थोड़ी मेहनत करनी पड़શે। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लाइफ सब कुछ देने के लिए रेडी है आपको, और आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। देने के लिए राजी है हर एक मोड़ पे, ऊपर वाले भी आपके साथ है, मगर थोड़ा हमें भी कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो लगाते लगाते हम 12 में भी पहुंच सकते हैं, अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं, मगर मेहनत कंटिन्यूस करनी पड़ेगी हमें। ओके, लेट्स स्टार्ट इन दिस चैप्टर नंबर 6 चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने है। मीनिंग ऑफ मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, classification of market, perfect competition and its competitions, and characteristics, monopoly and its characteristics, monopolistic competition and its characteristics, and oligopoly. So these are the study point in this chapter. Now we are going to discuss with the market. Introduction. Generally the place where the purchase and sale of the commodity and service is called a market. The concept regarding the market in economy more extensive than the previous idea. एक दिमाग में सेट है हमारा कि जहाँ मार्केट के जहाँ भी हम परचेस और सेल करते हैं वो मार्केट है। वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। इकोनॉमी के अंदर मार्केट की डेफिनेशन नीचे है। The system through which the buyers and seller get in contact with each other directly or indirectly for the sale or purchase of goods or service is called market. Very important. I repeat again. You mark it, underline. You mark it important. The system through which the buyers and sellers, market के लिए सबसे पहले buyers और sellers important है। Get in contact with each other. Contact direct हो सकते हैं, indirect हो सकते हैं, फोन पे हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से वो एक दूसरे के नजदीक में आते हैं। और इट इज अ वन इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है टू डू। वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर उनको परचेस सेलिंग सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छी तरह से अपने मार्केट को कवर कर पाएंगे। और दूसरा, according to the Professor Samuelson, market is a function system where the buyers and sellers contact each other to decide the price and the quantity of goods and services. Very important. The Professor Samuelson definition is that market is the function system where the buyers and the sellers contact each other to decide the price and the quantity of the goods and service. In this definition, everything are there for the characteristics or points are to be taken and considered on this Samuelson's definitions. Market is a function system. ये सिस्टम है एक जिसपे वर्क होता है। कौन सा वर्क होता है? मार्केट के अंदर सेलिंग और परचेस का कितनों के बीच, तो कि बायर और सेलर के बीच होता है। और क्या होता है? गुड्स और सर्विस की लेन देन होती है। सैमुएल्सन के हिसाब से ये मार्केट है। उसके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, फर्स्ट, न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स. इट इज मैंडेटरी टू हैव buyers and sellers of goods and service in the market. The purposeful exchange made through them for goods or service, it is process of purchase and sale. The process allows the sellers to gain maximize profit and the buyers gain maximum satisfaction. Very important. यहाँ पे आप देख सकते हो कि sellers और buyers का होना मार्केट में जरूरी है। मार्केट के अंदर अगर buyers और sellers नहीं है तो कौन एक दूसरे के साथ लेन देन करेगा? buyers रेडी है बेचने के लिए, मगर सेलर्स रेडी है बेचने के लिए, मगर बायर्स रेडी नहीं है परचेस करने के लिए, या बायर्स रेडी है मगर सेलर नहीं है।
इन दोनों के बीच इट इज वन टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन द मार्केट। एक दूसरे के बिना मार्केट का हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न करने का बायर के दिमाग में चल रहा है, सॉरी सेलर के दिमाग में चल रहा है, और बायर ऐसा सोच रहा है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। दोनों के बीच ये इंटरेक्शन होंगे बायर्स और सेलर के बीच, तब जाके मार्केट पॉसिबल होगा। Goods and services. It is necessary that there are goods and services available according to the demand and the necessity. To gain the maximum profit, the producer and the seller provide the producer product and service in various types of forms and types, try to attract the buyers towards them. While their satisfaction, the buyers tries to buy the ideal set in the product and services. गुड्स एंड सर्विस भी होनी जरूरी है, और वो भी कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, एक दूसरे को अच्छी तरह से वो दोनों कंटेंट लेवल और उनका प्रॉफिट मार्जिन लेवल भी बढ़ता रहे। अगर एक सप्लायर अपने गुड्स और कमोडिटी को बेचने के लिए कोई भी आज जो मार्केट के सिनेरियो चल रहे हैं उसके हिसाब से गुड्स और सर्विस प्रोवाइड तो करेगा, मगर अट्रैक्टिव मैक्सिमम गेन वाले और मैक्सिमम उनके फीचर्स वाले जो प्रोडक्ट मार्केट में मिल रही है वो अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, तो मार्केट में कोई अट्रैक्ट नहीं होगी। तो बायर सेलर्स वांट टू अट्रैक्ट द कस्टमर टू कवर मैक्सिमम मार्केट, एंड बायर वांट टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सर्विस एंड गुड्स। सो गुड्स एंड सर्विस आर द एसेंशियल थिंग्स। बिना गुड्स के बिना सर्विस के मार्केट का होना पॉसिबल नहीं है। सब्जी मार्केट में जाते हैं हम, या ग्रोसरी मार्केट में जाते हैं, या क्लोथ मार्केट में जाते हैं, देयर आर कमोडिटी। अगर हमें यहाँ से अहमदाबाद जाना है, दिल्ली जाना है, तो देयर इज अ सर्विस इज रिक्वायर्ड। We want facility of luxury, we want facility of car, we want facility of airplane. These are the service sector, so it is available in the purchase and selling purpose. Contact, very important point. Contact, there are two types of contact, is that teleshopping and online. In teleshopping, where the buyers themselves order them and through टेलीफोन से मार्केट के अंदर ऑर्डर करते हैं। बहुत सारी कमोडिटी को हम टीवी के चैनल पे भी देख सकते हैं। स्टार बाजार है, बहुत सारा ऑनलाइन टेलीविज़न है, टेलीशॉपिंग नेटवर्क है। ये जो टेलीविज़न के ऊपर प्रोडक्ट दिखाई जाती है, फ़ोन करके ऑर्डर बुक करना पड़ता है हमें, और फ़ोन करके ऑर्डर बुक करने के बाद जो बंदा है वो हमारे घर तक आएगा, आपको पार्सल देके आपके पैसे ले जाएगा। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ टेलीशॉपिंग। ऑनलाइन से शॉपिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल एवर नो, आप सभी जानते हो कि स्नैपडील है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। दिस आर द वेरियस टाइप ऑफ ऑनलाइन मार्केट। इन पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट को दिखाते हैं। हम नेट के थ्रू अपने घर पे या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे इंटरनेट थ्रू हम सभी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखने के बाद उनके शेप, साइज, प्राइस, डिस्काउंट जब सभी देख के हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से हम उनको पेमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरा, और सामने से अगर कैश ऑन डिलीवरी COD का ऑप्शन है तो हम घर पे पहले पार्सल लेंगे, उसके बाद उनको पेमेंट करेंगे। मगर इट इज अ कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ये हो सकता है टेली शॉपिंग नेटवर्क और ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, ये पॉसिबल है। और उनमें कोई हमें सामने से कोई एडवर्टाइज नहीं है, डायरेक्ट हम उनको परचेस करते हैं। तो ये बायर्स और सेलर के साथ कॉन्टेक्ट हुआ। वेरियस मीन्स द कॉन्टेक्ट मेड कैन बी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। दैट इज डायरेक्टली शॉप में जाओ, डायरेक्ट परचेस करो, ले लो, वो बात अलग है। मगर इनडायरेक्ट में दो तरह के है, टेली शॉपिंग और ऑनलाइन। नाउ प्राइस, at a given time the price of the product or services must be decided in the market. The price is decided according to the demand and the factors related to the supply. The price of the product and the service depend on the demand made by the buyers and the ability of the producers and sellers to supply them. प्राइस काफी इंपॉर्टेंट है। कोई बेचने के लिए कोई चैरिटी नहीं करने वाला। सबसे पहले प्राइस डिसाइड होगी, और प्राइस डिसाइड होगी हम जानते हैं 4th चैप्टर के अंदर, 5th चैप्टर के अंदर प्राइस डिसाइडिंग पॉइंट यानी प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने देखा। सप्लाई और डिमांड को अच्छी तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, और 30 रुपीज के ऊपर 300 की प्राइस इंटरसेक्शन हुई थी। 40, 50, 60 के ऊपर प्राइस आगे बढ़ी तो सप्लाई ने सप्लाई ज्यादा किया, मगर कस्टमर रेडी नहीं थे। तो प्राइस इज जॉइंटली डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट के अंदर प्राइस होगी। आप मोबाइल लेने जाते हैं 15,000, 20,000, 30,000, एज पर देयर फीचर्स, एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। बुक लेने जाते हो, स्टेशनरी परचेस करने जाते हो, लैपटॉप लेने जाते हो, मोबाइल कंप्यूटर लेने जाते हो। दिस ऑल आर द वन ऑफ द मेजर फैक्टर ड्यू टू वाई, बिकॉज वन ऑफ द
प्राइस इज देयर, अगर वो सभी मुफ्त में मिलते तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मार्केट। मार्केट के लिए 100% प्राइस होनी आवश्यक है। अगर प्राइस नहीं होगी तो मार्केट वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से प्राइस नहीं होगी तो कोई भी अपने मुनाफा को गेन नहीं कर पाएगा। सेकंड, इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द बायर्स एंड सेलर्स हैव inform information about the current market situation so that decision related to the production, distributions and the purchase can be taken during the time of recession, inflation and natural and man-made calamities. Information about the market situation, यानी हर एक बायर्स और सेलर के दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि कब हम अच्छी तरह से उनको बेच सकें, कौन सा वो पॉइंट है जिस पे हमें ज़्यादा मैक्सिमम मार्केट के अंदर मुनाफा मिल सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रिसेशन के अंदर हम परचेस कर लेते हैं और इन्फ्लेशन के अंदर बेचते हैं। रिसेशन में कम रेट में माल मिलता है और इन्फ्लेशन में ज़्यादा रेट में माल बेच सकते हैं। तो ये सभी आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट एवरी बायर्स एंड सेलर हैव टू नो। बायर्स के हिसाब से सोचे कि फ्यूचर में शायद प्राइस कम होने वाली है तो वो अभी स्टॉप कर देगी अपनी प्राइस। तो ये इन्फॉर्मेशन सब कुछ अच्छी तरह से चलनी होनी चाहिए और दिमाग में सेटअप होनी चाहिए। हर एक को पता होना चाहिए कि ये मार्केट के अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली वो रैशनल डिसीजन ले सकते हैं। So this point of characteristics is over here, very important. Fourth point of the characteristics, that is numerous sellers and buyer, goods and services, contact, price and information अबाउट द मार्केट इक्विपमेंट। ध्यान में रखो ये 5 पॉइंट सेक्शन ई के लिए, सेक्शन डी के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट को कैसे याद रखना, कैसे कवर करना, उनके लिए हमारा रिवीजन राउंड आपके लिए मास्टर की है। अगर रिवीजन राउंड आपने देखा है, रिवीजन राउंड की वीडियो पूरी तरह से देखे, नो वन कैन बीट यू, क्योंकि वहां पे ABCD को अंदर रिवीजन राउंड के चैप्टर के अंदर जैसे 6, 7, 8 चैप्टर कंप्लीट होगा, हम रिवीजन राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर ABC के अंदर डी और ई के अंदर क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे लिखना है, कौन से क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे तो कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ये सभी आपको अंडरस्टैंडिंग वहां से मिल सकती है। तो रिवीजन राउंड 8 चैप्टर होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 to 5 का हमने कंप्लीट किया था वैसे ही। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट। फर्स्ट, मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। सेकंड, मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी। थर्ड, मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन। यहाँ पे 3 तरह के मार्केट हमारे पास है। एक तो मार्केट रिलेटेड विद दी बेस्ड ऑन प्लेस, सेकंड प्लेस ऑन क्वांटिटी, देन बेस्ड ऑन कंपटीशन। तो फर्स्ट ही हमारा है बेस्ड ऑन प्लेस। प्लेस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बहुत सारे गांव के अंदर वेरियस टाइप ऑफ मार्केट अवेलेबल। फर्स्ट इज लोकल मार्केट, द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट and the service are produced and sold at same place are called local market. The market where the product and service are produced, सर्विस और जो प्रोडक्शन है उनको वहीं पे ही वो प्रोडक्ट करेंगे और सेल करेंगे जहां उनके नजदीक में मार्केट हो। दे आर लिमिटेड टू द रिस्पेक्टिव सिटी और विलेज। फॉर एग्जांपल, मार्केट फॉर द क्ले यूटेंसिल, यानी आप देख सकते हो गांव के अंदर बहुत नजदीक में ही मार्केट होते हैं, 1-2 किलोमीटर चले ना चले मार्केट आ जाते हैं। बहुत सारी चीज फार्म में से डायरेक्ट मार्केट में वो खड़ा कर देते हैं और बहुत सारे कमोडिटी को वो अच्छी तरह से बेच सकते हैं। तो लोकल मार्केट के अंदर ये बात होगी कि जहां पे प्रोडक्शन किया वहां के शॉर्ट डिस्टेंस में ही वो मार्केट में बेच देते हैं और मार्केट वहां से बनता है, वो लोकल मार्केट। अब सेकंड है रीजनल मार्केट। रीजनल यानी किसी एक प्रदेश तक, एक किसी प्रांत तक का मार्केट। सपोज गुजरात है तो गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी इट इज कॉल्ड रीजनल मार्केट। व्हेन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज लिमिटेड टू द रीजन और स्टेट, गुजरात स्टेट, राजस्थान स्टेट, उनके जो मार्केट होंगे वो रीजनल मार्केट कहलाएंगे। इट इज कॉल्ड रीजनल मार्केट। इट मीन्स द डाइवर्स मार्केट्स इज in a state come under the category of regional market. These markets are spread in various regions of the state. For example, in the Gujarat, the market in the Ahmedabad and the Vadodara are the regional market. For example, Ghari of the Surat is regional market. So these are the one of the most important point here.
local market, second regional market, then national market. We can see all entire nation and cover all the state. अगर भारत एक कंट्री और उनके 29 जो स्टेट्स है, तो सभी स्टेट के लिए किसी एक लेन देन की बातें अगर हो रही है तो वो नेशनल मार्केट है. व्हेन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर परचेज एंड सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा डेयरी प्रोडक्ट, सारी मार्केट, हिंदी नॉवल, ये सभी ऐसा है जो एक इंडिया के अंदर बनाते हैं और बहुत सारे एरिया के अंदर वो बेचते हैं. तो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हुई वो बहुत सारे एरिया के अंदर बेचना यानी बहुत सारे स्टेट को कवर करना. इट इज कॉल्ड नेशनल मार्केट. देन इंटरनेशनल मार्केट, it's also called global market. This market is extended to various countries of the world. The sales and the purchase in this market is generally referred to the import-export. For example, mobile phone, English novel. International market, when the boundary of the country are not the limit and the part of market, and they all are go dealing with some of the abroad country, India, America, India, Australia, India, Canada, India, New Zealand. These all are the different type of country have different type of dealing with some of the buyers and sellers. It is called international market. यानी अगर भारत किसी दूसरे कंट्री के साथ आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो वो एक इंटरनेशनल मार्केट है. ध्यान में रखना, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आदान प्रदान होना एक दूसरे को दूसरे कंट्री के साथ जरूरी है. ड्यू टू इन्वेंशन द बेटर transportation and the communication facility, it is possible nowadays to increase our international market. मार्केट बेस्ड क्वांटिटी, यहाँ पे दो तरह के मार्केट है. मार्केट बेस के अंदर होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट. होलसेल मार्केट आप सभी जानते हो कि अगर कोई सेलर्स बहुत बड़े क्वांटिटी के अंदर कॉमोडिटी को बेचता है, परचेस करता है, और कोई भी अपने प्रोडक्शन को डायरेक्टली कस्टमर्स तक नहीं बेचेंगे, सबसे पहले रिटेलर को बेचेंगे और रिटेलर मार्केट के अंदर दूसरे को ग्राहक तक वो अपना कॉमोडिटी को बेचेंगे, तो वो जो है मार्केट वो हमें होलसेल मार्केट करेंगे. यानी हियर द सेल्स एंड द परचेज ऑफ द आइटम इज डन ऑन लार्ज स्केल. द होलसेल मार्केट the wholesale traders buy the wholesale goods from the market and sell to the retail traders. This way, the retailer traders traders become the buyers, while the wholesale market are important link between the buyers and producers. For example, wholesale grain market. So up next is retail market. The sales and purchase are at a small scale in the market. It is called retail market. Thus, the retail traders become an important link and provide the goods and services so the customer can easily purchase and satisfy their wants and satisfy their service. So it is called retail market. So here हम देख सकते हैं कि अगर कोई ट्रेडर ग्राहक को अच्छी तरह से कोई चीज बेच रहा है और ग्राहक छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर वहां से परचेज कर रहे हैं, जैसे हम अपने आजू बाजू के पड़ोस में हमारे जो शॉपकीपर है, जो ट्रेडर्स है, जो शॉप है हमारे आजू बाजू में, वो शॉप जो है वो रिटेल है, यहाँ से हम छोटे छोटे यूनिट में परचेज करते हैं, तो वो मार्केट वो रिटेल मार्केट है. Now, market-based competition. There are two types of competition are there in the market, that is called perfect and imperfect competition. In imperfect competition, there is a monopolistic and oligopoly market. In this chapter, we are very important point on that. Perfect competition के characteristics, monopoly के, monopolistic के और oligopoly के. तो पहला है perfectly competition market. Perfect competition market. Perfect competition market is an ideal market and it is only possible theoretically पढ़ने के लिए ये मार्केट है. एग्जाम्पल या कोई ऐसे मार्केट सिर्फ दूसरे
फूड ग्रेन या इसी में ऐसा मार्केट की पॉसिबिलिटी कम है, हम इमेज भी नहीं कर सकते कि ऐसा कोई है, मगर इट इज थियोरेटिकली नॉट practically expect the agriculture sector. The market is really rarely observed because because the terms and establishing perfect competition are not met and easily in economize. The study of perfect competition is very important as this help understanding the characteristics and behavior of other market based on the monopoly and monopolistic competition and oligopoly. यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन जो है वो ऐसा रियल में ऐसे कोई कंपटीशन नहीं होते, ऐसा कोई मार्केट नहीं होता, मगर थियोरेटिकली पढ़ने के लिए परफेक्ट कंपटीशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें सिर्फ पढ़ने के लिए है, थियोरी जानने के लिए है, एक्चुअल में ऐसा मार्केट नहीं है. According to this, there are two economists are there, the given the market of definition, that is called according to Mrs. Robinson and according to Professor Leftwich. The two economists give the definition of the perfect competition. Perfect competition exists where the demand of the product of the producer totally depend on its price. Perfect competition exists where the demand of product, डिमांड जो होगी कोई भी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्शन होगा, सपोज फैन, सपोज लाइट, सपोज लैपटॉप, कैमरा, सपोज आपका मोबाइल, ये जो प्रोडक्ट होगी वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट वेयर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टोटली डिपेंड ऑन इट्स प्राइस. अपने प्राइस के ऊपर ही टोटली डिपेंड है, वो जो मार्केट है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है. According to Professor Leftwich, perfect competition is a market system where there are many firms that sell identical product with no firms large enough that can influence on the market price. Repeat again. Perfect competition is a market system where there are many firms. बहुत सारी फर्म्स होगी. फर्म्स यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने वाली कोई भी एक प्रोडक्शन यूनिट. तो जो परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन लेफ्टविच ने दी, उसके अंदर उन्होंने समझा कि परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिस्टम वेयर देयर आर मेनी फर्म्स दैट सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट. आइडेंटिकल यानी एक तरह की, टेस्ट, साइज, शेप, क्वांटिटी, प्राइस, ये सभी एक जैसी होती है, उसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट कहते हैं. तो इट इज अ सिस्टम वेयर देयर आर मेनी फर्म्स दैट सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट with no firms large enough that can influence on the market price. एक तरह की प्रोडक्ट है तो कोई भी फर्म अपने मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता. कोई भी फर्म अगर हो, वो कोई भी फर्म मार्केट के प्राइस को प्लस माइनस नहीं कर सकता. दैट मीन्स प्राइस आर रिमेन सेम, नो चेंज in the price. All the commodity are identical as per Leftwich definition of the market. So it is one of the important. In demand chapter, there are price elasticity of demand are there. So price elasticity of demand, that is price remains same and demand are plus and minus. This type of market is perfectly competition market. So according to Professor मार्शल ने जो प्रोफेसर लेफ्टिट ने जो बोला है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट के साथ लार्ज नंबर ऑफ सेलिंग और बहुत सारा मार्केट के ऊपर जो प्राइस है वो कोई भी प्रोडक्ट ले तो एक जैसी होती है. प्राइस में प्रोडक्शन में प्लस माइनस नहीं होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होती है और प्राइस कोई भी प्रोडक्ट की सिमिलर होती है. ऐसा मार्केट है वो लेफ्टिच के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टू डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मार्क इट इंपॉर्टेंट. आपको सेक्शन ई के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्क परफेक्ट कंपटीशन. First, numerous buyers and sellers. This market has large number of buyers and sellers, or these numerous sellers. A single seller is very small part of the market, which cannot control the monopolize the wholesale market. Neither can be influence the market price. For example, wheat farms increase the decrease in the production for single farm will not affect the production of the wheat. Thus, being a very small part of the market, the seller cannot be influence the market price. Very very important here. यहाँ पे बहुत सारे numerous buyers and sellers है, बहुत सारे sellers, बहुत सारे purchaser.
यानी बाय करने वाले भी ज़्यादा है, सेल करने वाले भी ज़्यादा है, मगर ध्यान में रखो कि हर एक की प्राइस इक्वल है, कोई भी प्राइस को कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा। यानी प्राइस जो है वो अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए कि एक ही रहेगी, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। और एक या दो कस्टमर या एक या दो सेलर प्राइस को ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइस को कम करने के या ज़्यादा करने के राइट कोई भी डिमांड या सप्लाई से जो प्राइस डिसाइड हुई है उनमें कोई चेंज नहीं कर पाएगा। और दूसरा जो सेलर है वो भी अगर ऐसा सोचे कि हम प्राइस ज़्यादा करें तो भी मार्केट में एक या दो सप्लायर से कोई प्राइस में चेंजेस नहीं होंगे। तो ये जो अच्छी तरह से समझ लेना है कि न्यूमरस बायर्स और नंबरस बायर्स और सेलर्स प्राइस को जरा भी चेंज नहीं कर सकते, और वो अपने मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स में वो परचेस करेंगे, सेलिंग करेंगे। यानी यहाँ पे मोनोपोली नहीं है, हर एक को अपनी तरह से आने जाने का पूरा राइट होता है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स। और सेकंड है आइडेंटिकल प्रोडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिकल प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, एक सेक्टर्स में आपको पूछा जाता है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट की डेफिनेशन दो। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट हैविंग सिमिलर फीचर, forms, shapes, color, taste, weight, quality. I repeat again, the product have similarly features like forms, shapes, color, taste, weight, quantity. The product being similarly in the major aspect are referred in identical or similar product. Therefore, they can be taken and substitute for each other. They can be taken as a substitute of each other. यानी दूसरे सब्सिट्यूट के अंदर हम बात करें तो सब्सिट्यूट कॉम्बिनेटी वही हमें परचेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरह की ही प्रोडक्ट है, सिमिलर टेस्ट है, सिमिलर वेट है, सिमिलर कलर है, सिमिलर शेप है, तो उनकी नज़दीक में जो आइदर और जो है वो नहीं होगा। In this market, the product being identical and the producer or seller cannot set different price on the identical product, as the buyers are not ready to pay different price for the product having similar characteristics and quantity। यानी यहाँ पे जो मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही बेचने वाले हैं, और प्रोड्यूसर और सेलर कोई भी डिफरेंट प्राइस से वो बेच नहीं सकती, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही एक तरह की है, शेप एक है, उनके टेस्ट एक है, वेट एक है, उनकी क्वालिटी एक है, तो प्राइस भी एक ही होगी। सेलर आर नॉट रेडी, seller cannot be change the entire price of the commodity, because each and every part of the commodity are same, so price are also remain same. Free entry exit of the firm. Here there is no restriction on the entry and exit of the firms. When the firms are gaining abnormal profit, newer firms are free to enter the market, and similarly when the firms are suffering from the abnormal losses, they are free to exit in the market। यहाँ पे ध्यान में रखो, फ्री एंट्री एग्जिट के अंदर ये बात कही गई है कि जो भी फर्म वाले हैं अपने एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे तो वो अपने हिसाब से मार्केट के अंदर स्टेडी भी रह सकते हैं, जिनको लॉस हो रहा है वो मार्केट से जा भी सकते हैं। कोई भी कस्टमर, कोई भी बेचने वाले ट्रेडर आराम से कोई भी रिस्ट्रिक्शन के बिना एंट्री एग्जिट कर सकेंगे। The free entry exit of the firm is seen for the temporary time period, for the very short time, very very important। जो एंट्री एग्जिट का टाइम है वो शॉर्ट टाइम में ही ये पॉसिबल है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में तो बहुत सारे जो ट्रेडर होंगे वो सेटअप हो जाएंगे, अपने अलग अलग ट्रेंड से पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम ज़्यादा बेच सकते हैं, यहाँ पे कम बेच सकते हैं, उनको एक एक्सपीरियंस होगा। तो लॉन्ग टाइम के अंदर एंट्री एग्जिट बंद होगी, वो सेटअप हो जाएंगे। सो फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ, if the market is situations of normal profit, there is less movement of the firms, movement को chances नहीं होगा, entry exit कम हो जाएगी, because when the industry reaches at the normal profit, there are no attraction to gain higher profit। नॉर्मल प्रॉफिट मिलता रहेगा तो हायर प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे नहीं, और वो मार्केट के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड the case of the normal profit, the firm don't exit the market as they are not suffering from any losses। उनको लॉस नहीं होगा तो वो अपने हिसाब से मार्केट के अंदर सेट होते रहेंगे और एंट्री एग्जिट के बारे में सोचेंगे नहीं। शॉर्ट टाइम में पॉसिबल है, लॉन्ग टाइम में पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, द प्रोड्यूसर, बायर्स, सेलर्स have the complete knowledge of the market, including product availability, product price, etc. The producer or sellers are in the knowledge of the price at which the other product are sellers and
are selling the product, they are also aware about the quality of the identical substitutes. Thus, in this market, the seller cannot charge different price for the identical product. यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि परफेक्ट नॉलेज है बायर्स को, सेलर्स को, दोनों साइड को। बायर्स जानता है कितने प्राइस हो सकती है, कितने क्वांटिटी के अंदर कौन कौन से सर्विसेज हमें मिल सकते हैं, यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट उसके सामने नहीं है। एक ही चीज के हर एक के वेट, क्वालिटी, कलर, शेप सब कुछ एक ही तरह के है, तो उनको पता है कि प्रोड्यूसर कौन सी प्राइस वो बेच सकता है, यानी प्राइस में कोई चेंजेस होने के कोई चांसेस ही नहीं है परफेक्ट मार्केट के अंदर। दे ऑल्सो अवेयर अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द आइडेंटिकल सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, उनको ये भी पता है कि उनके कितने चार्ज हो सकते हैं। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है तो प्राइस में कोई भी डिफरेंसेस नहीं पता चलेंगे, हमें नहीं जानने को मिलेंगे। द बायर्स ऑल्सो नो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स क्वालिटी, सो द सेलर कैन नॉट डिमांड डिफरेंट प्राइसेस from them. Thus, in the market, in the perfect competition, the sellers and the producer are aware of the price and the quality and the quantity of the product, due to which the market has perfectly classified demand curves. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पीईडी, पेड़ की बात हुई यहाँ पे, जो हमने थर्ड चैप्टर के अंदर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जो डेफिनेशन दी थी, perfectly demand की definition ये थी कि if the price remains same and the changes in the demand, that is called perfectly elastic demand। तो जो हमारा perfect competition का market है वो perfectly elastic demand है। क्यों? क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं, प्राइस remains same and demand plus and minus, that is called perfect knowledge regarding price, so no one can change in the price because the identical product are same, weight, quantity, quality are remain same, so there is no possibility to increase or decrease in the price, so it is called one type of perfectly elastic demand. Now, mobility of the factors of production, the fourth factor, land, labor, entrepreneur capital, have limited or mobility of the production are limited here, because in perfect competition the price, the four factors of the production, namely land, labor, capital, entrepreneur, are dynamic and mobile in the physical, professional and uses of the point of view. In perfect competition, the price is same for identical products. Similarly, the price compensation of the factors remain same. यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है हमें कि अगर कोई भी कमोडिटी की प्राइस सेम है, तो जो कमोडिटी को प्रोडक्ट करने वाले होंगे, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर कैपिटल, जिनको हम पैसे देते हैं रिवॉर्ड्स के तौर पे, इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट, इट ऑल्सो भी सेम। उनको जो पैसे हम पे करेंगे तो वो भी सेम ही है, यानी सर्विस रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं, लेबर, टेक्नीशियन, मेंटल लेबर, फिजिकल लेबर, जो भी वर्क करेंगे उनकी वेजेस सेम होगी, लैंडलॉर्ड की जो रेंट है वो भी सेम होगी, कैपिटलिस्ट की जो इंटरेस्ट वो भी सेम होगी, प्रॉफिट होगी इंटरप्रेन्योर के वो भी सेम होगी, यानी रेट आर ऑल्सो सेम एज लाइक एज प्राइस। To refrain from the shifting the competitions from the low to high due to dynamic and mobile nature of the production equipment, the firms are uniformly compensated, यानी फिर उनको पता चलेगा कि यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ से अंदर जाओ, मार्केट से कोई चारा नहीं है, एक ही प्राइस होगी, तो वो सेट होंगे फिर धीरे धीरे करके। तो ये कॉम्पेंसेशन है वो उनको इंटरेस्ट के तौर पे या प्रॉफिट के तौर पे या वेजेस के तौर पे सिमिलर ही देंगे। सो मोबिलिटी ऑफ द फोर्स ऑफ फैक्टर आर रिमेन लिमिटेड। No transportation expenses. There are numerous buyers and sellers in a perfect competition. The expenses of the transportations are nominal as compared to the total expenses, so are not counted. Thus, considering the transportation expenses to be zero makes this important characteristics of the perfect competition. यहाँ पे जहाँ हम प्रोडक्ट को बनाते हैं वहां ही बेचते हैं, नंबरस बायर्स है, नंबरस सेलर है, यानी यहाँ वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में माल सामान बेचने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां हम प्रोडक्ट करते हैं वहीं से हम बेचना स्टार्ट करते हैं, वहीं बहुत सारे सेलर बायर मिल जाते हैं, तो देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देयर। सो हियर वेरी important that in the perfect competition the transportation cost are remain zero,
नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर देयर, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हम नहीं खर्च करेंगे. Now, second point is very important of this chapter, and you have been asked in section E what is monopoly, and give the definition of monopoly and give the characteristics of monopoly in section 5. In section E, there are 5 marks question are there. What is monopoly and give the characteristics of the monopoly. So, the economic consider the perfect market and the monopoly as a two completely opposite theory. Monopoly is an imaginary concept. The monopoly observed is in reality in परफेक्ट मोनोपोली. यहाँ पे दोनों जो एंड्स है परफेक्ट मार्केट और इकोनॉमी के अंदर मोनोपोली मार्केट है, एक दूसरे को एंड के ऊपर देख रहे हैं, एक दूसरे का अपोजिट देख रहे हैं, एक दूसरे का टोटल रिवर्स पॉइंट के हिसाब से थ्योरली देख रहे हैं. क्योंकि मोनोपोली के अंदर एक ही बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं. हम ऐसा समझे कि उनके बिना हमें कोई नहीं देने वाला, यानी वही एक मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर है या सेलर है जिनसे हमें कॉमोडिटी मिल सकती है. और अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने देखा था नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, ये दोनों के एक छोर से परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो दूसरे छोर पे मोनोपोली एक दूसरे के टोटली अपोजिट है. मोनोपोली ऑब्जर्व इज इन अ रियलिटी इन परफेक्ट मोनोपोली. Monopoly has originated from the Greek word, very important for section A or section B. Underline this and very important. Note down in a notebook in 1 marks for section B. What is monopoly? So monopoly originated from the Greek word. Which word? Greek word. Very important. Monos, which means single, and polyen means seller. Monos, which means single, and polyen means seller. Monos, which means singles, and polyen means seller. So monopoly means the market having one seller. ध्यान में रखना है बात, किसी मार्केट के अंदर एक ही सेलर है, एक ही प्रोड्यूसर है, वही बेचने वाले, वही प्रोडक्ट करने वाले, वही कीमत डिसाइड करने वाले होंगे, तो इट इज कॉल्ड मोनोपोली. इट इज कॉल्ड मोनोस प्लस पॉलियन. मोनोस सिंगल्स एंड पॉलियन सेलर. यहाँ मार्केट के अंदर कोई दूसरे सेलर नहीं दिखाई देंगे, वो और ओनली वही दिखाई देंगे, दूसरे को कोई चांस नहीं होगा. एज पर दिस मोनोपोली discussion here, two different type of definition given by Professor Chamberlain and Professor Stigler. Very important. The definition of the monopoly given by which two economists, that is called Chamberlain and Professor Stigler. According to the Professor Chamberlain, when the product supply is controlled only by a single enterprise, it is called monopoly. पूरे प्रोडक्ट के 100% अगर कोई प्रोडक्ट के क्वांटिटी को लेके, उनके प्राइस को लेके, या कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, किसी एक के हाथ में पूरा कंट्रोल है, वो मोनोपोली कहलाती है. अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर स्ट्रिगलर, ओनली वन एंटरप्राइज इज द सेलर ऑफ द गुड्स एंड प्रोडक्शन. जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, उनके एक और मात्र एक ही अगर एंटरप्राइज है, वो ही बेच सकता है और कोई नहीं, वो ही सेल कर सकता है और कोई नहीं, वो ही बना सकता है. इट इज कॉल्ड मोनोपोली. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली ध्यान में रखो. परफेक्ट कॉम्पिटिशन के 6 हमने देखिए, मोनोपोली के भी 6 to 7 है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के भी 6 to 7 है, ओलिगोपोली के भी 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है. उन सभी को कैसे हम याद रखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनके लिए आपको एंड तक वीडियो देखना है, वो भी हमारे रिवीजन राउंड के अंदर ये सभी चैप्टर के पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे. उसके बाद ABCD के अंदर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कब लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे याद रखना है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट की कौन सी है, की कैसे हम याद रखेंगे, ये सभी आपको दिमाग में सेटअप होगा जब हम रिवीजन राउंड की वीडियो एक चैप्टर के बाद इंट्रोड्यूस करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट समझना है. कंटेंट समझने के बाद कंटेंट के अंदर जो पॉइंट्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. अगर पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो गए तो अंदर क्या लिखना है वो अपने आप आपको आएगा. तो पॉइंट कैसे याद रखेंगे, उसकी की क्या है, उनको रिमेम्बर कैसे करना है, तो उनके लिए 8 चैप्टर के बाद जो रिवीजन राउंड स्टार्ट होंगे उनके अंदर सब कुछ आपको पता चल जाएगा. नाउ 7th, only one producer or sellers and numerous buyers. There is only one seller in the production के अंदर हमने देखा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर्स है, मगर यहाँ पे टोटली अपोजिट, ओनली वन सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स. बहुत सारे बायर्स है मगर
बेचने वाले किसी एक को ही हम मार्केट के अंदर जगह दे सकते हैं। सो जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, प्रोड्यूसर है, इट इज अ वन टाइप ऑफ प्राइस मेकर। वो प्राइस बनाते हैं, वो प्राइस बनाएंगे, उनको सभी को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो जीएसटीसी है, जो अपनी रेलवे है, जो एरोप्लेन के अंदर हम जो फेयर पे करते हैं, फेयर चार्जेस जो रेलवे का है, प्लेन का है, वो फिक्स है, उनके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज अ वन टाइप ऑफ मोनोपोली। वहां हम अपने हिसाब से नहीं बोल सकते कि चलो इतना दो, हमें इतना चाहिए, वो चाहिए, नॉट पॉसिबल। इट इज अ वन टाइप ऑफ मोनोपोली। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जीईबी, उनके रेट टोरेंट पावर यानी गुजरात विद्युत बोर्ड जो अपने रेट से अपने बिल को पेश कर आपके सामने आपको पेड करने के लिए जो बिल देते हैं, वो भी हमें पेड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके बिना हमें बिजली कोई देने वाला नहीं है। तो दिस ऑल आर द वन टाइप ऑफ प्राइस मेकर। वो प्राइस बनाते हैं, एवरीवन हैव टू फॉलो। सेकंड, absence of the substitute goods, very important. In this monopoly there are absence of substitute goods, but as a reality there is in imperfect competition. There is absence of ignorance of the close substitute. There may be the rare possibility of similar product available. For example, if the buying a railway ticket from the specific company for a specific time at a specific location, the ticket is unavailable, then there is no possibility of having a similar or substitute ticket to the location. But one can buy try those probability the traveling by airplane or the same time. No, it is possible. यानी अगर हमें सब्सिट्यूट्स कमोडिटी के अंदर जाना है तो एब्सेंट है। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि आइडेंटिकल प्रोडक्ट थी, सेम सब्सिट्यूट कमोडिटी उनके नजदीक में ही मिल सकती है, मगर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आएगी। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी। यानी अगर हम ट्रेन से एसी कोच से अगर यहाँ से दिल्ली तक जाना चाहते थे, मगर रिजर्वेशन नहीं हुआ, टिकट नहीं मिली, तो उनके दूसरे लॉन्ग सब्सिट्यूट मिलेंगे। अगर आप बाय एयर भी जा सकते हो तो वो एक अलग से सब्सिट्यूट है, मगर ट्रेन में अगर मुसाफरी करनी है, टिकट नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन, नो चांस, आपको घर पे ही बैठना पड़ेगा। नाउ रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री एंड एग्जिट entry of the new firm, very important. There is different form of monopoly in the market. Monopoly means the existence of only one seller. It is possible to end a monopoly, but being the difficult process, the seller can sustain his monopoly for a longer duration. Due to absence of the competition, the seller control the price and gain and supernormal profit are there. Here very important. No one can add और नो वन कैन एंटर इन दिस मार्केट एज ए सेलर। सेलर एक अगर आ गया मार्केट के अंदर तो पॉसिबल नहीं है कि दूसरा आ सके। अगर वो मार्केट के अंदर अच्छी तरह से प्राइस मेंटेन कर रहे हैं तो उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, वही सेलर है। इवन दो देयर इज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ड्यू टू मोनोपोली, द other firms cannot easily enter the market. The monopoly restricts newer firms by factors like natural laws, skills and experience. ये बात भी ध्यान में लेनी पड़ेगी हमें। Control over the price or sales. To gain the maximum profit, the seller controls the supply of the product, but the seller cannot control both price and the sale of the product. To sell less unit or product, the firm sets higher prices, while the sell more units of product, the firm must set lower prices of the product. To sell large number of units, the production with high price of is not possible. Control over the price of the sale. To gain maximum profit पाने के लिए the seller control the supply of the product. जो seller होंगे वो अपने supply के ऊपर पूरा अंकुश रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, but the seller cannot control both price and the sale of the product. परंतु जो seller होंगे वो price और product के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। To sell the less unit or product, the firm sets higher price. अगर उनको कम स्टॉक पे प्रोडक्ट को बेचना है तो अपनी प्राइस हाई कर देंगे। While to sell more units of the product, the firm must set lower price. अगर उनको ज्यादा मार्केट के अंदर अपनी कंपनी को बेचनी है तो अपनी प्राइस कम कर देंगे।
to sell large number of both large number of units of product with high price it's not possible. ज्यादा माल भी बेचना है और प्राइस भी ऊपर रखनी है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कस्टमर भी जानते हैं कि प्राइस अगर ज्यादा है तो वो परचेस नहीं करेंगे. सो कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स. Now supernormal profit, very very important in the monopoly market. Producer and seller are the same. जो बेचने वाले हैं वो बनाने वाले होंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है. वही बनाएंगे, वही बेचेंगे, वही प्राइस मेंटेन करेंगे, वही हमें जो देंगे वो हमें लेना पड़ेगा. The seller can gain supernormal profit without any competition in the both shorter and longer periods. The seller can put high price on the producer as compared to the total expenses, thus गेनिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. यहाँ पे प्राइस मेकर है, प्राइस जो चाहे वो रख सकते हैं. हाँ, इतनी ऊपर नहीं रख सकते कि दूसरों को हम एक्सप्लॉय करें, मगर दूसरे कोई कंपटीशन के अंदर नहीं है, शॉर्टर पीरियड या लॉन्गर पीरियड के अंदर कोई भी सेलर की कंपटीशन करने वाला नहीं है, तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 100% अर्न कर सकता है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, price discrimination, very very important. Due to absence of the competition, the seller can set different price on the same product depending on the uses or forms. The seller thus can gain higher profit using the concept of the price discriminate. Example डॉक्टर, हमें पता है कि सामने वाले कस्टमर कैसे उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करने की राइट सेलर को होंगे, क्योंकि बाकी के कोई कंपटीशन में ही नहीं, वो खुद ही है. जैसे डॉक्टर, हम जानते हैं कि डॉक्टर की फीस अलग अलग पेशेंट की अलग अलग होती है. अगर कोई पुअर पर्सन है या मिडिल क्लास पर्सन को उनके रेट वो कम कर सकते हैं, और अगर कोई ज्यादा पैसे वाले हैं उनके पास से वो ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन देयर ओनली, बिकॉज नो एनी doctor in the market in the service area in the monopoly sector, so they can decide their price accordingly some of the reasons. तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी जैसे जैसे ग्राहक वैसे वैसे प्राइस, वो डिपेंड करता है सेलर के ऊपर, क्योंकि और दूसरा कोई सेलर है ही नहीं, तो वो मन चाहे प्राइस ले सकते हैं. फर्म इज इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट. आइडेंटिटी, आइडियली अ फर्म इज द इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन. फर्म की आगे हमने डेफिनेशन की कि जो प्रोडक्शन करने वाले इंडिपेंडेंट जो यूनिट है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, सॉरी फर्म. While an industries is the correction of a firm, while the industries is the correction of a firm, जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारे फर्म से बनती है. But here there is no any other industries, there is no other seller are there, the only firm is an industries. However, in the monopoly, the producer and the seller are the same, so correction of the firm can also be considered as a single firms. एक सिंगल फॉर्म की तरह ही वो आगे बढ़ सकते हैं. So 7 point of the monopoly are ended here. Now next question are there, very very important, that is monopolistic competition. Monopoly and monopolistic, keep in mind that very very different, totally different than the monopoly. So similar word are there, but ISTIC monopolistic are differ than monopoly. स्टूडेंट यहाँ ही गलती करते हैं. मोनोपोली के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं तो मोनोपोलिस्टिक के लिए बैठते हैं, तो वो गलत होगा. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टोटली डिफरेंट देन दिस. इन रियलिटी मार्केट आर नाइदर परफेक्टली कंपटीशन नॉट प्योर मोनोपोली. A mixed form of both is known as a monopolistic competition. There is a consistence of partial monopoly and partial perfect competition is known as a monopolistic market. थोड़े थोड़े मोनोपोली के, थोड़े थोड़े परफेक्ट कंपटीशन, दोनों के अगर मिलते जुलते नजर आए तो वो मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. द मेजर टाइप्स ऑफ द मार्केट ऑब्जर्व इज एस मोनोपोलिस्टिक. मोनोपोलिस्टिक मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक से पहले उनकी दो डेफिनेशन जो प्रोफेसर चैम्बरलिन और रॉबिन्सन, श्रीमती रॉबिन्सन ने और प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिए. ध्यान में रखना, श्रीमती रॉबिन्सन ने बोला है कि इफ ईच फॉर्म एस्टैब्लिशेस मोनोपोली एंड आल्सो कॉम्पीट एट द सेम टाइम द मार्केट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. जो श्रीमती रॉबिन्सन ने बोला है कि अगर थोड़े टाइम तक वो मोनोपोली और उसके बाद थोड़ा उसके अंदर कंपटीशन भी डाले तो वो जो मार्केट बनेगा वो मार्केट को इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे. और जो चैम्बरलिन ने अपने डेफिनेशन में कहा, परफेक्ट कंपटीशन एंड द परफेक्ट कंपटीशन एंड परफेक्टली मोनोपोलिस्टिक को एग्जिस्ट इन अ मार्केट नॉन एज ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सॉरी मोनोपोलिस्टिक मार्केट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. परफेक्ट कंपटीशन
और परफेक्टली मोनोपोलिस्टिक के को एग्जिस्ट, दोनों एक साथ अगर किसी मार्केट के अंदर अगर हमें नजर आए, यानी थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मार्केट के मोनोपोली के भी मिले, थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हमें परफेक्ट कंपटीशन के भी मिले, इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे और जो मार्केट बनेगा दैट इज कॉल्ड monopolistic market, monopolistic competition market. Now with the help of this characteristics of the monopolistic here, large number of sellers and numerous buyers, large number of sellers and numerous buyers, numerous buyers and seller नहीं, large number of sellers and numerous buyers, एक seller नहीं, large number of sellers, जैसे हमने perfect competition और मोनोपोली के अंदर देखा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स, और मोनोपोली के अंदर देखा हमने कि एक ही सेलर बहुत सारे बायर। तो हियर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and large number of sellers and numerous buyers. There are numerous sellers in the perfect competition. In monopoly there is only one seller, while in monopolistic competition there are many sellers. It means that there are neither numbers, ध्यान में रखना, यहाँ पे many sellers है उसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे तादाद में सेलर है, ऐसा नहीं है। nor there is only one seller, एक भी सेलर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेलर है, बहुत सारे सेलर होंगे, उसका मतलब ये भी नहीं कि तादाद में हो जाएंगे। बट देयर आर मैनी सेलर्स। ड्यू टू दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फैक्टर्स competitions become important. The buyers being numerous in the market, they can individually influence the market. Also, they cannot be affect the price of the product. Now, second is very important characteristics of this, that is called product differentiations. जैसे हमने सब्स्टिट्यूट, उसके बाद आइडेंटिकल, ये सभी प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएशन से, दिस इज अ distinct characteristics of the monopolistic market. It means that a product is different from the another product in terms of form. फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो आइडेंटिकल नहीं है, एक टेस्ट, एक ही वेट, एक ही ऐसी, अगर कॉमोडिटी के बारे में हम सोचे तो वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, वहां आइडेंटिकल है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। पार्ले जी प्रोडक्ट बनाती है तो अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग अपनी साइज रखती है, अलग अलग टूथपेस्ट वाले भी अलग अलग साइज की टूथपेस्ट बनाते हैं, होलसेलर जो बड़े क्वांटिटी के अंदर बेचना चाहते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के 5 लीटर के 10 लीटर के भी बनाते हैं, छोटा पैकेट भी बनाते हैं, बड़ा पैकेट भी बनाते हैं। तो हियर द डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड द नेचर आर आल्सो डिफरेंट। इट डिपेंड ऑन देयर प्राइस, प्राइस अगर प्लस माइनस तो उसके हिसाब से क्वालिटी भी प्लस माइनस होती है। सो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर आर माइनर डिफरेंस इन द प्रोडक्ट एंड टर्म्स forms of fragrance and taste and shape and weight and weight and quality. So this is different type of market. Very important third characteristics, that is free entry and exit of the firm. Free entry and exit of the firm. The free movement of the firms means unrestricted entry of exit of firm. यहाँ पे हम मोनोपोली की कंपेयर करें, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कंपेयर करें तो मोनोपोली के अंदर क्या था कि अगर कोई बेचने वाले सेलर मार्केट के अंदर बेचना चाहेंगे तो अच्छी तरह से वो आराम से बेचने के लिए आ नहीं सकेंगे। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री इन द मार्केट फॉर द सेलर। व्हाई? बिकॉज इन द मोनोपोली देयर ओनली वन सेलर। इन परफेक्ट कंपटीशन वी कैन फाइंड आउट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट, वी कैन इजीली exit and entry in our market. But here the free movement of the firms means unrestricted entry of the sellers and buyers. Even when the firms suffer losses, they are free to exit from the market. अगर उनको लॉस हो रहा है तो वो अच्छी तरह से एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एंट्री exit of the firm occurs only for the short periods of the time. That means the firm enter freely by attraction of the supernormal profit and exit freely when they suffer losses. When there is a normal profit, the free entry and the exit of the firm decreased stops. The firms are not attracted by the normal profit, so the firms do not enter in the market. Similarly, the firms in the market do not exit as they are also suffering from loss. यानी जिनको अगर लॉस हो रहा है मार्केट में वो अपना धंधा बंद करके बाहर निकल सकते हैं। जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो लॉन्ग रन तक बैठे रहेंगे और अपने प्रोडक्ट को बेचते रहेंगे। सो रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, इनको अच्छी तरह से नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, एग्जिट होना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ and very important, that is selling cost. The expenses done in the for the selling of the production are called selling cost. Important, underline
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट, द एक्सपेंसेस डन फॉर द सेलिंग, सेल करने के लिए हमें जो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे वो जो कॉस्ट है वो हम सेलिंग कॉस्ट बोलेंगे। तो सेलिंग कॉस्ट एग्जांपल आपको पूछे जाते हैं कि गिव द एग्जांपल ऑफ द सेलिंग कॉस्ट, दैट इज पैकिंग, मेकिंग प्रोडक्ट, अट्रैक्टिव सेल्स, टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, दिस ऑल आर नोन एज ए सेलिंग कॉस्ट। अगर आपके बड़े शोरूम है, शोरूम के बाहर अच्छी तरह से आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, सेल कर रहे हो, या सेल्स पर्सन को आप सेल्स के लिए प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको कुछ दे रहे हो, तो ये सभी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को ये सभी जो खर्च करने पड़ेंगे तो वो एक सेलिंग कॉस्ट है। जैसे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, अलग अलग तरह के, एक पर एक फ्री, एक पर दो फ्री, ये जो कॉस्टिंग है, ये जो आप एडवर्टाइज करते हो उनके हिसाब से आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो सेलिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ध्यान में रखना, सेलिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड इन द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। The selling cost is a typical characteristics of the monopolistic market. This is not seen monopoly and perfect competition, दोनों competition की हमने comparison की, वो characteristics के अंदर ये characteristics नहीं आया। In this monopolistic competition market, the seller try to attract the consumer through the selling expenses. The product different in the market give the particular identity to a product, so there can be possibility of selling cost. For example, mobile phones, शॉप एक्सेट्रा हैव डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग मार्केट को कवर करने के लिए अलग अलग अट्रैक्शन करने पड़ेंगे, तब जाके मार्केट के अंदर अट्रैक्ट होंगे। सेकंड, इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हमने देखा कि प्राइस, टेस्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, कौन सी आफ्टर सेलिंग सर्विस, सब कुछ अवेयर थे, मगर यहाँ पे imperfect knowledge of regarding market. The buyers and sellers do not have the complete knowledge related to the market. They are not aware the identical and the substitute product. Identical product कौन से हैं, सभी उनको भी ये कुछ पता नहीं होता है। So the price of the identical or substitute product are either high or low, resulting into different price in the substitute market. Very very important. Imperfect competition के अंदर जो मार्केट की प्राइस है वो प्लस माइनस होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि प्राइस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सब्सिडी गुड्स क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट कौन सी है। तो सेलर अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं, प्राइस में फ्लक्चुएशन होने के चांसेस रहेंगे। परफेक्ट कंपटीशन की तरह सिमिलर एक प्राइस नहीं होगी, मोनोपोली की तरह प्राइस टेकर नहीं है, मगर जैसे जैसे प्लस माइनस होते जाएंगे प्रोडक्ट को, वैसे वैसे वो प्राइस भी प्लस माइनस करते रहेंगे। देयर आर मेनी फर्म प्रोडक्टिंग आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, द फर्म compete the creating new identical of the product and exhibits a monopoly like situation. This creates a monopolistic competition. बहुत सारे सेलर होंगे, वो अपनी आइडेंटिकल प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए वो अपने हिसाब से जाएंगे और अच्छी तरह से उनको अट्रैक्ट करने का एक मोनोपोली भी अपने हाथ में खड़े कर देंगे कि ये प्रोडक्ट यहाँ से ही मिल सकती है, ऐसी प्रोडक्ट दूसरा नहीं बेच सकता, और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि दूसरों के पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये सभी जो मार्केट है वो इम्परफेक्ट नॉलेज वाले मार्केट है। Now last point of this chapter, that is called oligopoly. Oligopoly has originated from Greek word oligos, which means few, and polyen, which means sellers, few sellers, that is called oligopoly. Oligopoly के अगर हम बात करें तो oligopoly is a totally different than monopolistic market, perfect competition and monopoly. Oligopoly has originated from, very very important in section B or one sentence, oligopoly जो word है वो कहाँ से आया, तो oligopoly काफी इंपॉर्टेंट है, खतरनाक वर्ड है। ओलिगोस का मतलब क्या है, थोड़ा, फ्यू, ओलिगोस मीन्स व्हाट, फ्यूज, एंड पोलियन, पोलियन ध्यान में रखना, ग्रीक वर्ड है पोलियन, पोलियन, पोलियन का मतलब है सेलर, ओलिगोस का मतलब है फ्यू और पोलियन का मतलब है सेलर। जैसे मोनोपोली के अंदर भी मोनो और पोलियन, पोलियन का तो आप ग्रीक वर्ड जानते ही हो सेलर, मगर ओलिगोस, ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू, यानी मार्केट के अंदर मार्केट हैविंग फ्यू प्रोड्यूसर और सेलर, दैट इज कॉल्ड oligopoly. Oligopoly include the market having a few product
प्रोड्यूसर विच सेल आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। यहाँ पे ध्यान में रखना, जो प्रोड्यूसर होंगे वो आइडेंटिकल यानी सिमिलर टेस्ट, सिमिलर प्राइस, सिमिलर फीचर्स के भी मार्केट के अंदर प्रोडक्शन बेच सकते हैं, और सब्स्टिट्यूट यानी ये नहीं तो और दूसरी भी हम ले सकते हैं। मोबाइल लेना है तो वीवो के, ओप्पो के, सैमसंग के, एमआई के, वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन के रहेगी। और आइडेंटिकल यानी सैमसंग के अंदर ही अलग अलग वेरायटी हो सकती है, फीचर्स हो सकते हैं, तो वो आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन वो बेच सकते हैं। सो देयर इज एक्सट्रीम कंपटीशन इन द मार्केट। ओलिगोपोली की डेफिनेशन प्रोफेसर स्ट्रिगलर और प्रोफेसर ब्लोमल ने दिए है। स्टिगलर के हिसाब से ओलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच द फर्म डिसाइड इट्स पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर जो अपने बिहेवियर करेंगे, प्लस करेंगे अट्रैक्शन, एडवर्टाइज कॉस्ट सारे को, तो उसके हिसाब से फर्म की जो डिसीजन होगी वो ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली में स्टिगलर ने ऐसा बताया कि ओलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच द फर्म डिसाइड्स इट्स पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द कॉम्पिटिटर। कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटिटर जैसे जैसे बिहेव करेंगे, अकॉर्डिंग टू दूसरे फर्म वाले भी अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे, वो ओलिगोपोली है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू ब्योमल ने ऐसा बोला है कि ओलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच इवन अ स्मॉल नंबर ऑफ द सेलर्स आउट ऑफ द टोटल लिस्ट सेलर्स are effect enough to affect the price of the production. Oligopoly is a market in which even a small number of seller, छोटे छोटे सेलर भी है, आउट ऑफ द टोटल लेस सेलर, बहुत सारे सेलर के भी कम सेलर है, अगर वो कुछ भी हिलचाल करेंगे तो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट प्राइस के ऊपर हो सकती है, प्रोडक्ट के ऊपर हो सकती है। दैट इज कॉल्ड ओलिगोपोली। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस, that is first is few sellers and numerous buyers. The number of buyers, the number of sellers and product is less in the market. The number of firms is limited. The number of the firm range from more than 2 and less than 20. ध्यान में रखना, ओलिगोपोली के अंदर मैक्सिमम 20 सेलर ही होंगे और मिनिमम 2 सेलर तो होने ही चाहिए। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 होंगे। यानी नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ यानी 1 सेलर ऐसा नहीं है। सेलर भी अपने 2 और 20 के लिमिट से ऊपर चलेंगे, मगर बायर्स बहुत सारे हो सकते हैं। बायर्स कोई भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, न्यूमरस हो सकते हैं, मगर सेलर मिनिमम 2 मैक्सिमम 20। ध्यान में रखना, ओलिगोपोली के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। सेकंड पॉइंट इज सिमिलर और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। देयर इज अ सेल of identical or substitute product in the oligopoly market. यहाँ पे substitute भी मिल सकती है, identical product भी मिल सकती है। When the firms in the market produce and sell identical or substitute product, it is oligopoly. For example, product like salt, crude oil, tea, etc. When traders produce identical product, the market follow imperfect oligopoly. For example, cold drinks, motorcycle, यानी एक पैरेलल भी हो सकती है कमोडिटी, उनके अगेंस्ट में जाए तो उनके आइडेंटिकल भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है, रिलेटेड टू देयर कस्टमर। कस्टमर के हिसाब से प्राइस और कस्टमर के हिसाब से उनके टेस्ट, कस्टमर के हिसाब से उनके क्वांटिटी और क्वालिटी भी अलग अलग हो सकती है किसी एक चीज की भी। चाहे हम सॉल्ट की बात करें, बहुत सारे सॉल्ट मार्केट के अंदर है, कम प्राइस वाले, ज्यादा प्राइस वाले। क्रूड ऑयल की बात करें, वो भी अलग अलग है। टी की बात करें, टी भी अलग अलग ब्रांड की है, ताजमहल का, चिवराचा, तो अलग अलग हिसाब से अपने प्राइस वो डिपेंड करेगी। Now entry or exit for the firm. In the market oligopoly, the entry and exit of the firm is free or regulated according to the types of oligopoly firm. ध्यान में रखना, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है, फ्री भी हो सकती है। ओलिगोपोली की कौन से टाइप है उसके हिसाब से मार्केट के अंदर एंट्री एग्जिट हो सकती है। इफ देयर इज अ फ्री ओलिगोपोली इन द मार्केट देन देयर इज फ्री एंट्री। अगर फ्री ओलिगोपोली का मार्केट है तो फ्री एंट्री है। इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्टिव ओलिगोपोली देन देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड इन द एंट्री एंड एग्जिट। अगर रिस्ट्रिक्टेड ओलिगोपोली है तो वहां फर्म को रिस्ट्रिक्टेड और रेगुलेट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेलिंग कॉस्ट। द एक्सपेंसेस डन फॉर द सेलिंग the product are calling selling cost. The selling cost includes the packing, making the production attractive, sale taxes, transportation expenses given the wholesale and retail traders, शोरूम एक्सपेंसेस स्पेसिफिक, जो हमने आगे जो सब कुछ सेलिंग कॉस्ट के एग्जांपल दिए वही एग्जांपल यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो हम उनको डीप में नहीं जाने देंगे। मगर एक बात है, सेलिंग कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द 2 to 20 बायर्स आर देयर, 2 to 20 सेलर्स आर देयर, सॉरी बायर्स बहुत सारे हैं, मगर उन सभी बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू देयर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, क्योंकि 20 के हिसाब से मार्केट कैसे कवर करे, किसको हम अट्रैक्ट करें, तो उसके हिसाब से सेलिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। देयर इज एन एक्सट्रीम कंपटीशन इन द ओलिगोपोली, सो द सेलिंग कॉस्ट बिकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द मार्केट। द सेलर ट्राई टू अट्रैक्ट कंज्यूमर थ्रू द सेलिंग एक्सपेंसेस। द प्रोडक्शन
the product differentiate in the market gives a particular identity to the product. So there can be possibility of selling cost, for example advertising cost, television, कार, ये सभी आप जानते हैं अलग अलग एट्रैक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो अपनी हाईलाइट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं फेसबुक के ऊपर अपने, या कोई भी सोशल मीडिया के अंदर वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे. Second, interdependence. The seller and the producer are very few in the number in the market. जो seller है, producer 2 to 20 है, एक दूसरे पे dependent रहना पड़ेगा. The seller and the products can thus easily gain the important information about the other seller of the production. Production करने वाले producer के जो भी हिलचाल होंगे उनको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि जरा से भी कोई भी प्राइस अगर चेंज करेगा तो इनिशियली कस्टमर वहां जाएंगे, और अगर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए दूसरे सेलर है वो कोई भी हिलचाल करेंगे तो प्रोडक्शन तो सेम ही है, आइडेंटिकल है, सब्स्टिट्यूट है, मगर दूसरे सेलर के प्राइस के, दूसरे सेलर के एटीट्यूड से अपने कस्टमर गंवाने भी पड़ सकते हैं. तो सेलर हैव टू इंटरडिपेंडेंस ऑन द अदर सेलर्स. प्राइस स्टिकीनेस यानी निक डिमांड. द नंबर ऑफ द फर्म इज लेस एंड दे आर interdependent on each other. If one firm decrease the price of the product, then according to the law of demand, due to competitively cheaper price of the product, there is a more demand of the product in the market of the particular firms as compared to other firms. यानी A और B दोनों फर्म है, A फर्म ने 100 रुपीज की वजह से उन्होंने 100 रुपीज की जगह उन्होंने 90 रुपीज प्राइस कर दी पर यूनिट की, और B फर्म वाले अवेयर नहीं है कॉर्पोरेशन के अंदर, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनको पता होना चाहिए कि ए फॉर्म 100 का 90 करे तो हमें भी 90 करना पड़ेगा, मगर बी फॉर्म अभी भी 100 रुपीज के हिसाब से वो मार्केट में बेच रही है, तो 100% जो डिमांड है वो ए फॉर्म की ज्यादा होगी, बी फॉर्म एज इट इज अपने प्राइस के ऊपर अड़ी हुई है, तो जो कम रेट में माल मिल रहा है वहां ही कस्टमर जाएंगे, तो डिमांड A firm की बढ़ेगी B firm की जगह. तो there is a decrease in the demand of the product sold by the other firms. If the competitive firms do not wish the situation, then also should decrease the price of the product. यानी उनको कंपलसरी मार्केट के अंदर रहना है, कस्टमर को एंड मेंटेन करना है, तो उनको भी प्राइस 100 की 90 करनी ही पड़ेगी. At the end, the price of the product which is at the nominal level and becoming impossible to reduce the prices. On other hand, if the firm increase the price of the product, then demand of that product decrease, and comparatively firm are profited, thus the nominal price is restricted and the changes to demand. सो ये चैप्टर यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं. बाकी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है ABCD के अंदर जो मैंने आगे बताया, वैसे अभी आपको ध्यान में रखना है रिवीजन राउंड को. रिवीजन राउंड जैसे ही 7 चैप्टर के बाद 8 चैप्टर कंप्लीट होगा, 6 चैप्टर के रिवीजन राउंड के अंदर ABCD के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी मेन पॉइंट है, कैसे याद रखना है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. रिवीजन राउंड के अंदर पॉइंट 777 जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन सभी को कैसे याद रखे, कैसे अपने टेक्स्ट बुक के अंदर उनके मास्टर की बनाए, वो के लिए आपको देखना पड़ेगा 8 चैप्टर का रिवीजन राउंड. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. कीप वाचिंग ICT Cover You channel for the chapter number 7 and 8, and then after going with our revision round. So those who are still not subscribed this channel, subscribe this channel www.ictcoveryou. Press on the icon button of bell button, and then you will get definitely 100% notification on your channel. So other point is that if you are not installed ICT Covery app from Google Play Store, after 9 to 10 chapter, all links of these videos are inserted on my app, so you can get benefit also, and so many textbook based or some of the boards papers are also there in for standard 12. You can easily find out from this app. So thanks a lot, thank you for the day, and have a nice day. Enjoy this session and keep watching ICT Cover You. Thanks a lot.